नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आज जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वो जस्टिस BR गवई के उत्तराधिकारी बने। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। 1962 में हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने 1984 में वकालत शुरू की और सेवा, सिविल व संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। साल 2000 में वो हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने और 2004 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज नियुक्त हुए। वो 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। शपथ लेने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर फूल अर्पित किए। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर बढ़ते विवाद के बीच संदेश खाली में TMC के ब्लॉक लेवल एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। उस पर BLO दीपक महतो को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार जमीरुल ने फोन पर चेतावनी दी थी कि 97 वर्षीय चाचा का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। BLO ने बताया कि चाचा का नाम 2002 की सूची में नहीं था, इसलिए 2025 के लिए SIR फॉर्म नियमों के तहत जरूरी है। धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है, जबकि गिरफ्तार जमीरुल स्थानीय TMC नेता और BLA बताया जा रहा है। उसका नाम राशन स्कैम में जेल में बंद शाहजहां शेख से भी जुड़ रहा है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी घटना को एक्स पर शेयर किया है। इस घटना की जानकारी बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है। कोलकाता के सॉल्ट लेक टाउनशिप में सड़क किनारे 6 आधार कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने सभी कार्ड जब्त कर जांच शुरू कर दी है। ये आधार कार्ड महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों के बताए जा रहे हैं। पुलिस संबंधित राज्यों से संपर्क कर कार्ड धारकों का पता लगा रही है। घटना ऐसे समय में सामने आई है जब बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष का आरोप है कि फर्जी पहचान के जरिए घुसपैठियों को आधार उपलब्ध कराया गया। चुनाव आयोग ने नदियों के राणाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा के BLO वाहिद अकरम मंडल का वीडियो जारी किया है। सिर्फ 17 दिनों में उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म वितरित कर डिजिटलाइजेशन का काम पूरा किया और सम्मानित हुए। SIR प्रक्रिया के विरोध में तृणमूल लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया और आयोग को पत्र लिखकर स्थगन की मांग की। वाहिद मंडल ने सम्मान समारोह में बताया कि वो काम में कभी देरी नहीं करते। वहीं तृणमूल जिन BLO की मृत्यु और बीमारी को लेकर राजनीति का मैदान गर्म कर रही है। सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी SIR को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और किसी भी तरह की मौत को SIR से जोड़कर पेश कर रही है। चुनाव आयोग ने असम में अपने वोटर रोल का स्पेशल रिवीजन शुरू कर दिया है। BLO डिटेल्स वेरीफाई करने, नए वोटर्स को शामिल करने, एड्रेस में हुए बदलावों को अपडेट करने और मृतक वोटर्स के नाम रोल से हटाने के लिए घर घर जा रहे हैं। बारपेटा में काम कर रहे अधिकारी विद्युत दास ने बताया कि हमें जनता का पूरा साथ मिल रहा है। मोरीगांव जिले में भी स्पेशल रिवीजन प्रोसेस उसके तीनों असेंबली निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू हो गया है। रविवार होने के बावजूद अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 27 दिसंबर 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो लोग 22 जनवरी 2026 तक क्लेम फाइल कर सकेंगे। राजस्थान में SIR अभियान के तहत फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की BLO हीरा देवी ने शानदार काम किया। वो पहली महिला BLO बनी जिन्होंने 100% फॉर्म वितरण और आवेदनों का संकलन समय पर पूरा किया। SDM भारती चौधरी ने कार्यालय में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित किया। इस उपलब्धि से महिला कर्मचारियों और अन्य BLO के लिए एक प्रेरक उदाहरण सामने आया है। भारतीय नौसेना ने आज INS माहे को अपने बेड़े में शामिल किया, जो माहे श्रेणी का पहल पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज है।
इस जहाज के नौसेना में शामिल होने से बल की युद्ध क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आईएनएस माहे के जलावतरण के अवसर पर मुख्य अतिथि थे, जो उथले जल के स्वदेशी लड़ाकू जहाजों की नई पीढ़ी का प्रतीक है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित आईएनएस माहे नौसेना के जहाज के डिजाइन और निर्माण में भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल का एक अत्याधुनिक उदाहरण है। इस जहाज को पनडुब्बियों का पता लगाने, तटीय गश्त करने और भारत के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सशस्त्र बलों की ताकत तालमेल में निहित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर त्रिपुरा के अगरतला में एकता मार्च का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एकता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साहा ने कहा कि एकता मार्च का उद्देश्य युवाओं में देश प्रेम की भावना जगाना और अखंडता को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र पर अखिलेश यादव की टिप्पणी को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि नामदारों को पिछड़े वर्ग का कामदार व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम साम्राज्य के अपराजय सेनापति और सरायघाट युद्ध के नायक वीर लचित बोरफुकन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और लिखा कि उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी लचित बोरफुकन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, उनका जीवन हमेशा देशभक्तों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ बना रहेगा। काशी से नागा साधु बेंगलुरु में कर्नाटक के डिप्टी उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के सदाशिव नगर वाले घर पहुंचे। एक साधु ने कहा, मैंने उन्हें सीएम बनने का आशीर्वाद दिया। गुजरात के अहमदाबाद में प्रशासन द्वारा हसनपुर इलाके में अवैध निर्माणों को हटाने से संबंधित अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान अहमदाबाद नगर निगम के उप नगर आयुक्त रिद्धेश रावल ने बताया कि अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए पहले ही नोटिस दे दिया गया था और निकासी के लिए पूरा समय दिया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 25 नवंबर को राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। मंदिर परिसर में आने से पहले हर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। सभी प्रवेश द्वारों पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है और इसके साथ ही सभी वाहनों की भी जांच की जा रही है। वॉच टावर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हर पल चौकन्ने रहने को कहा गया है। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड को सघनता से पूरे परिसर की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कल 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। भूटान के थिम्पू में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी 25 नवंबर को समाप्त हो रही है। इन अवशेषों को वापस लाने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज भूटान रवाना हुआ। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में भेजा गया था और भूटान की प्रदर्शनी में रखा गया है। प्रदर्शनी के बाद अवशेषों को स्वदेश लाया जाएगा। जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौट आए हैं। आज प्रधानमंत्री ने G20 समिट की महत्वपूर्ण बातों पर आधारित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। अपनी यात्रा के समापन पर पीएम ने कहा कि जोहान्सबर्ग में आयोजित सफल G20 सम्मेलन एक समृद्ध और स्थायी विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां शहीदी दिवस है। वर्ष 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने उन्हें नमन किया। उन्होंने लिखा कि धर्म, न्याय और दृढ़ता के मार्ग पर चलने का उनका संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर लाल किले में आयोजित 3 दिवसीय समागम में हिस्सा लिया और सेवा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये दिल्ली का सौभाग्य है कि हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस यहाँ दिल्ली में एक समागम के रूप में मना पा रहे हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम संगत की सेवा कर पा रहे हैं।
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की अधिसूचना के अनुसार पंजाब विधानसभा का विशेष 10वां सत्र आनंदपुर साहिब में आयोजित होगा। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल ने विधानसभा को रूपनगर स्थित भाई जेताजी मेमोरियल में बैठक के लिए बुलाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को संबलपुर ओडिशा में आयोजित संसद खेल महोत्सव 2025 में लिया हिस्सा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि खेल और शिक्षा का संतुलन समाज और देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मां समलेश्वरी महाप्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री के नेतृत्व को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोगों ने बहुत विश्वास प्रकट किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 के दौरान उत्तराखंड से जुड़े कई स्टॉल्स का दौरा किया। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। शेयर बाजार में आज बढ़त है। सेंसेक्स से करीब 100 अंक की तेजी के साथ 85,300 पर कारोबार कर रहा है। सप्ताह के पहले दिन आज निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी देखने को मिली है। आज ये 26,100 के स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में 24 से 26 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विषयगत संगोष्ठी, मुख्य व्याख्यान, पोस्टर प्रस्तुति शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खनिज ब्लॉक की पहली नीलामी आज से। इस पहल से जम्मू कश्मीर के विकास की गति को मिलेगा बढ़ावा। अनंतनाग, राजौरी और पुंछ जिलों में लगभग 314 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले कुल 7 चूना पत्थर ब्लॉक की पहचान की गई है। टैरिफ के बाद भारत के सी फूड सेक्टर में बढ़ोतरी। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के पहले 5 महीनों में झींगा निर्यात 18% बढ़ा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला गुलजार नजर आ रहा है। लोग भारी संख्या में इस मेले में पहुंच रहे हैं। 1980 से हर साल आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला छोटे, मध्यम और लघु उद्योगों, कारीगरों, स्टार्टअप और सामान्य उद्योगों से जुड़े व्यवसायियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देशव्यापी स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा शुरू करने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए 25 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन करने जा रहा है। इजरायल दौरे पर गए भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट क्षेत्र में आपसी संबंध मजबूत होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों की प्रगति के लिए किसान उत्पादक कंपनियों की आवश्यकता पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों की सभी समस्याओं को जिले के कमिश्नरेट स्तर पर किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही अपनी सभी परियोजनाओं की तत्काल निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू करने जा रहा है। आपको बता दें कि एआई हर साल पूंजीगत व्यय पर बड़ी राशि खर्च करता है। प्राधिकरण न सिर्फ हवाई अड्डों का विकास और रखरखाव करता है, बल्कि हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं भी देता है। पाकिस्तान के पेशावर शहर में आज सुबह फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुख्यालय पर एक बड़ा हमला हुआ। एक आत्मघाती हमलावर ने मुख्य गेट पर खुद को उड़ा लिया। 2 अन्य आतंकियों ने भवन के अंदर घुसने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और दोनों आतंकियों को मार गिराया। इस हमले में 3 सुरक्षा जवान भी मारे गए, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला कर हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हेथम तब्ताबाई को मार गिराने का दावा किया। तब्ताबाई हिजबुल्लाह की विशिष्ट रदवान इकाई का नेतृत्व कर चुका था। इजरायल ने जून के बाद पहली बार बेरूत पर हमला किया और हिजबुल्लाह को हथियार न जुटाने और पुनर्निर्माण न करने की फिर से चेतावनी दी।
लेबनान के अनुसार बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए हमले में 5 लोग मारे गए और 25 लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के दावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूस ने रविवार को यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 12 लोग घायल हो गए। मृतकों में से एक व्यक्ति का शव मलबे के नीचे मिला। वहीं हमले में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें 11 और 12 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। जिनेवा में रविवार को यूक्रेन के शीर्ष राजनयिकों ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात। इस दौरान दोनों पक्षों ने 28 सूत्रीय शांति योजना पर की चर्चा। इस मुलाकात को अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि इस पर राष्ट्रपतियों को हस्ताक्षर करना होगा। बाद में रूस को अंतिम शांति योजना को मंजूरी देनी होगी। यूरोपीय देशों ने संकेत दिया है कि अगर यूक्रेन में चल रहा युद्ध शांति समझौते के जरिए खत्म होता है तो रूस को दोबारा G8 में जगह दी जा सकती है। ये प्रस्ताव अमेरिका की शांति योजना के जवाब में आया है, जिसमें कहा गया है कि युद्ध खत्म होने और हालात सामान्य होने पर रूस को चरणबद्ध तरीके से बड़े अंतर्राष्ट्रीय समूहों में वापस शामिल किया जाएगा। बोस्निया के सर्ब रिपब्लिक क्षेत्र में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में सर्ब नेता मिलोराद डोडिक के करीबी सहयोगी सिनिसा करन को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। बोस्निया के सर्ब रिपब्लिक के अलगाववादी नेता मिलोराद डोडिक को एक करीबी सहयोगी ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। चुनाव आयोग के अनुसार सिनिसा करन को 50.89% वोट मिले। लिथुआनिया के विल्नियस एयरपोर्ट पर उड़ान फिर से हो गई हैं शुरू। रविवार को कुछ गुब्बारे उसके हवाई क्षेत्र की ओर आने के कारण फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रोक दिया गया था। लिथुआनिया का आरोप है कि ये गुब्बारे बेलारूस से भेजे जाते हैं और उनसे अवैध सिगरेट की तस्करी होती है। अक्टूबर से ये 9वीं बार है जब एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया की रविवार रात तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें ढाका के एवर केयर अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल और फेफड़ों के संक्रमण के बाद सांस लेने में दिक्कत के कारण उन्हें मेडिकल बोर्ड और चिकित्सकों की कड़ी निगरानी में रखा गया है। श्रीलंका में निम्न स्तरीय वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण भारी बारिश जारी है। उत्तर मध्य और पूर्वी प्रांतों में तेज वर्षा और 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश की आशंका है। लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई सड़कें बंद हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गुवाहाटी टेस्ट के तीसरे दिन भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहली पारी में आधी भारतीय टीम पवेलियन वापस लौट गई। तीसरे दिन की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतकीय पारी खेलने में सफलता हासिल की। यशस्वी 58 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में केएल राहुल बने कप्तान। भारतीय वनडे टीम में तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को भी शामिल किया गया है। 15 सदस्यीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में दिग्गज बल्लेबाज मौजूद। भारत ने पहले महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने कोलंबो में खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम को ये इतिहास रचने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये सच में एक ऐतिहासिक खेल उपलब्धि है। कड़ी मेहनत, टीम वर्क और पक्के इरादे का एक शानदार उदाहरण है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। टीम ने रविवार को खेले गए मुकाबले में कोरिया को 1-0 से हराया। आज भारत का सामना बेल्जियम से होगा। डेफलिम्पिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 86 किलोग्राम भार वर्ग में अमित कृष्णा और 97 किलोग्राम वर्ग में सुमित दहिया फाइनल में पहुंचे। डेफलिम्पिक में निशानेबाज अभिनव देशवाल ने 25 मीटर पिस्टल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने कहा कि इस बार 9 गोल्ड सहित 20 मेडल आए हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले में जापान के योशी तनाका को 21-15, 21-11 के सीधे गेम में शिकस्त दी है। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचिंता शरद कमल के मुताबिक देश में टेबल टेनिस का खेल अब नए सिरे से अपनी जड़ों को जमा रहा है। ला लीगा में रियल मैड्रिड और एल्चे के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से रहा ड्रॉ। रियल मैड्रिड ने शीर्ष पर की वापसी। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र ने अल खलील के खिलाफ दर्ज की 4-1 की शानदार जीत। मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया गोल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की टॉटनहम हॉटस्पर पर 4-1 की दमदार जीत। मैच में रिबेची एजे ने लगाई गोल की हैट्रिक। इटली ने लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीत बनाया रिकॉर्ड। फाइनल में स्पेन को दी शिकस्त। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।